तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दरिंदे की जो कि सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही मारता है, लेकिन सिर्फ मारता नहीं है बल्कि उनके बाल काटकर उन्हें बिना कपड़ों के शहर के बीच में छोड़ देता है। ये ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि ये इन लड़कियों की स्किन से दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके। अब पूरे शहर में एक एक करके लड़कियां खत्म होने लगीं। लोगों के मन में दहशत इतनी बुरी तरह फैल गई थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। लाखों का व्यापार करने वाला ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया। लोगों को नहीं पता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। लोगों के सारे प्रयास करने के बाद भी ये मौतें नहीं रुकती और इस बार थी उसके निशाने पर पेरिस की सबसे अमीर परिवार और सबसे खूबसूरत लड़की। उसके पास तक भी जाना मानो नामुमकिन सा था, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह इसे पकड़ना चाहता था और यही वजह बनी कि वो पकड़ा गया। इसका नाम था ग्रेनूय। इसके पास एक ऐसी अजीब ही शक्ति थी, वो किसी भी चीज को आसानी से सूंघ लेता था, चाहे तो फिर वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी सूंघ लेता था जिन्हें सूंघना इम्पॉसिबल है। एक तरीके से इसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल नाक थी। खैर, अब इसे पकड़कर एक जेल में रखा गया था। आज इसके पास कुछ गार्ड्स आकर इसे कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर बालकनी में सभी शहर वालों के पास ले जाया जाता है। सभी इसे देखकर बुरी तरह पागल हो गए। वो कहने लगे कि इस दरिंदे को अभी मार दो वरना हम इसे मार देंगे। यहाँ ग्रेनूल को पूरे 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई। उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक इसकी बॉडी को कीड़े ना खा जाएं। लेकिन दोस्तों, ग्रेनूल हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके ऐसा करने के पीछे इसकी एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी ये कहानी। तो कहानी की शुरुआत में हम ग्रेनूल के बचपन का सीन देखते हैं, जहां पेरिस में ग्रेनूल की मॉम एक फिश मार्केट में काम करती थी। आज अचानक ही उनके पेट में दर्द उठता है और वो वहीं ग्रेनूल को जन्म देती है। पैदा होते ही वो ग्रेनूल को कचरे में फेंक देती है। इससे पहले भी ये अपने 4 बच्चों को मार चुकी थी, लेकिन यहाँ ग्रेनूल इस फिश मार्केट की गंध सूंघकर चिल्ला उठता है। बाहर खड़े सभी लोग उसे देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये औरत अपने बच्चे को मार रही है और इसी वजह से उसे सजाए मौत दी जाती है। को कानूनी तौर पर एक अनाथालय में भेज दिया जाता है। उस अनाथालय को संभालने वाली थी एक औरत जिसका नाम था मैडम गैलार्ड। उसके पास अब और ज्यादा बच्चों को रखने की जगह नहीं थी। पहले से ही उसके अनाथालय में बहुत बच्चे थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी नहीं जा सकती, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ग्रेनूल को रखना पड़ता है। वो उसे कुछ बच्चों के बिस्तर पर एडजस्ट करा देती है, लेकिन वो बच्चे जिन्हें पता था कि ग्रेनूल की वजह से उन्हें उनकी हर चीज बांटनी पड़ेगी, इसलिए वो ग्रेनूल को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, उससे पहले ही वहां पर मैडम गैलार्ड आ जाती है और ग्रेनूल मरते मरते बच जाता है। खैर, अब धीरे धीरे ग्रेनूल बड़ा हुआ, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी ग्रेनूल बोलना नहीं सीख पाया। पर वो हर चीज को अजीब तरह सूंघता, मानो कि जैसे हर एक चीज उसे कुछ नया एहसास कराती है, चाहे वो अच्छी हो या बेकार। अब जैसे जैसे ग्रेनूल और बड़ा हुआ तो उसने बोलना भी सीख लिया और अब उसकी सूंघने की एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो कहीं दूर की चीज को भी सूंघ कर बता सकता था कि वो क्या है। खैर, अब जब ग्रेनूल 13 साल का हुआ तो मैडम गैलार्ड के पास उसे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वो उसे एक चमड़े के व्यापारी को बेच देती है। लेकिन जब वो पैसे लेकर जा रही थी तब ऊपर कुछ चोर हमला करके उन्हें मारकर उन्हें लूट लेते हैं। अब ग्रेनूल उस टैनरी में काम करना शुरू कर देता है। उस टाइम टैनरी में काम करने वाले लोगों की उम्र मुश्किल से 5 साल होती थी, क्योंकि जहां वो काम करते थे वहां खतरनाक केमिकल और भी बहुत सी चीजें थीं जो इंसान को जल्दी ही मारने के लिए काफी हैं। ग्रेनूल पूरा दिन उस टैनरी में 16 घंटे काम करता, चाहे तो फिर ठंड हो या फिर गर्मी। ग्रेनूल यहीं कई सालों तक काम करता रहा। एक दिन इसका मालिक आकर इसे अपने साथ शहर चलने के लिए कहता है। तब ग्रेनूल भी शहर चला गया। वहां पहुंचकर ग्रेनूल मानो खो ही गया। उसने ऐसी अलग अलग खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। वहां अलग अलग फूल पत्तियां, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाने की हजारों खुशबू उस माहौल में फैली हुई थीं। ग्रेनूल का मालिक यहाँ एक दुकानदार को चमड़ा बेचने आया था। अब तभी यहाँ ग्रेनूल को परफ्यूम की खुशबू आती है। वो जब उसे सूंघता हुआ उसकी दुकान के पास जाता है तो वो देखता है लोग यहाँ अलग अलग परफ्यूम खरीद रहे हैं। अब तभी उस दुकानदार ने एक औरत को अपना स्पेशल परफ्यूम सुनाया, जिससे सूंघकर वो औरत कहने लगी कि आप तो एक आर्टिस्ट हो। अब तभी वहां ग्रेनूल को इससे भी ज्यादा पावरफुल खुशबू आती है। वो उसे सूंघकर उसकी तरफ खींचता चला गया। दरअसल ये खुशबू थी एक खूबसूरत लड़की की जो यहाँ कुछ फल बेच रही थी। ग्रेनूल उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पास जाकर उसकी खुशबू सूंघने लगता है,
लेकिन तभी वो लड़की डर जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तब ग्रेनुइल कुछ नहीं बोलता और सिर्फ सुन रहकर वहीं खड़ा रहता है। वो लड़की उसे कुछ फल देती है, लेकिन वो फल लेने की बजाय उसके हाथ को पकड़कर सूंघने लगता है। ये देखकर वो लड़की डर कर वहां से भागकर अपने घर चली जाती है, लेकिन ग्रेनुइल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। अब जब वो बैठी थी तब ग्रेनुइल उसके पास जाकर उसकी बॉडी की खुशबू को सूंघने लगा। अब जब वो लड़की पीछे देखती है तो वो डर कर चिल्लाने लगी, लेकिन ग्रेनुइल अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर लेता है। इतने में ऊपर से एक कपल भी आ रहा था। ग्रेनुइल को डर था कि उसके बारे में कहीं उन्हें ना पता चल जाए, इसलिए वो उसका मुंह पकड़े रहता है। अब जब वो कपल वहां से चला गया तब ग्रेनुइल देखता है कि अब तक वो लड़की सांस ना आने की वजह से मर गई है। वैसे ग्रेनुइल ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, ये सब उससे बस एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन तब भी ग्रेनुइल अपने आप को रोक नहीं पाता और जी भर के उसके हर एक बॉडी पार्ट को सूंघने लगता है। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका मालिक उसे बहुत ही ज्यादा मारता और कहता है कि अगली बार बिना बताए कहीं जाने की हिम्मत मत कर लेना। उस रात ग्रेनुइल सो नहीं पाया। उस लड़की की खुशबू ने उसके लिए ये तो क्लियर कर दिया था कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। उसे लग रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू को पकड़ने और उसे सालों तक कैद करने के लिए पैदा हुआ है। उन दिनों पेरिस में दर्जनों परफ्यूमर हुआ करते थे और उनमें से एक थे बल्डीनी। वो पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे थे। एक जमाना हुआ करता था जब बल्डीनी के परफ्यूम के लिए लोग पागल थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो लोगों को मॉडर्न जमाने के परफ्यूम पसंद आने लगे। धीरे धीरे बल्डीनी मॉडर्न जमाने से दूर होते गए और आज ये दौर आ गया कि बल्डीनी की दुकान पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। बल्डीनी ऐसे ही अपनी दुकान पर बैठा रहता, लेकिन उसकी दुकान पर मुश्किल से एक कस्टमर आता है। इन दिनों पेरिस में एक परफ्यूम बहुत फेमस था। ये वही परफ्यूम था जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। बल्डीनी भी जब इस परफ्यूम को सूंघता है तो वो भी इसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाता। बल्डीनी पता लगाने की कोशिश करता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, जिससे पता करके वो भी इससे बेहतर परफ्यूम बना सके, लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी वो इसका पता नहीं लगा पाता। थक हार कर वो वहीं पर सो जाता है, लेकिन तभी उसे किसी के डोर को नॉक करने की आवाज आती है। जब वो जाकर चेक करता है तो वो था ग्रेनुइल, जो कि उसके यहाँ बकरी की खाल देने के लिए आया था। बल्डीनी उसे अंदर आने को कहता है। अंदर आते वक्त ग्रेनुइल यहाँ पर रखी सारी खुशबुओं को महसूस कर रहा था। खैर, अब चमड़े की जांच करने के बाद बल्डीनी यहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी ग्रेनुइल उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम इससे वो जो फेमस परफ्यूम है उसे बनाने वाले हो? तब बल्डीनी कहता है कि हाँ। ग्रेनुइल कहता है कि उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रखी चीजों से वो परफ्यूम बना सकता हूँ। तब बल्डीनी कहता है कि तुम वो भी परफ्यूम बनाओगे, आखिर तुम परफ्यूम के बारे में जानते क्या हो? लेकिन वहां ग्रेनुइल अपनी सूंघने की शक्ति से एक के बाद बॉटल्स निकालकर उन सारी चीजों को मिलाकर एक परफ्यूम बना देता है। अब जब बल्डीनी ने उस परफ्यूम को चेक किया तो ये बिल्कुल वही फेमस परफ्यूम था। बल्डीनी ये देखकर हैरान रह गया। वो कहता है कि ये वही परफ्यूम है। तब ग्रेनुइल कहता है कि ये परफ्यूम मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है, मैं चाहूं तो इससे कई गुना अच्छा परफ्यूम बना सकता हूं। इसके बाद ग्रेनुइल ने वहां रखी चीजों को एक के बाद एक मिलाकर एक परफ्यूम तैयार किया और वो इस परफ्यूम को बल्डीनी से चेक करने के लिए कहता है, लेकिन बल्डीनी उसे कहता है कि अब तुम यहां से जाओ, मेरा अभी इसे चेक करने का मूड नहीं है। तब ग्रेनुइल उस परफ्यूम को वहीं रखकर बाहर जाने लगा। वहां जाने से पहले ग्रेनुइल बल्डीनी से कहता है कि ये मत समझना कि मैं आपके पास काम मांगने आया हूं, मैं तो सिर्फ आपके पास सीखने आया था कि किसी भी चीज की खुशबू को कैसे कैद किया जाता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। खैर, अब जब बल्डीनी अंदर आकर ग्रेनुइल के उस परफ्यूम को चेक करता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बेहतरीन परफ्यूम आज तक नहीं सूंघा। बल्डीनी समझ चुका था कि ये लड़का उसकी सफलता की चाबी बन सकता है, इसलिए वो अगले दिन ही ग्रेनुइल की टैनरी में जाकर उसके मालिक से उसे उसके 5 गुना दामों में खरीद लेता है। अब जिस दिन ग्रेनुइल यहाँ से जाता है उसी दिन उसके मालिक की भी मौत हो जाती है। अब क्या था, ग्रेनुइल और बल्डीनी मिलकर एक से एक बेहतरीन परफ्यूम बनाते हैं और पूरे पेरिस में अब सिर्फ बल्डीनी के परफ्यूम के ही चर्चे थे। कोई दूसरा परफ्यूमर अब बल्डीनी के आसपास तक भी नहीं था। खैर, एक दिन बल्डीनी ग्रेनुइल को परफ्यूम के बारे में समझाता है। वो कहता है, एक परफ्यूम को बनाने में टोटल 12 नोट्स की जरूरत होती है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है हेड कॉर्ड, यही परफ्यूम का पहला इंप्रेशन होता है जो सिर्फ कुछ मिनटों तक रहता है। दूसरा होता है हार्ट कॉर्ड, जो कि परफ्यूम की थीम है, ये कई घंटों तक अपनी पहचान छोड़ता है। और तीसरा होता है बेस कॉर्ड, जो कि परफ्यूम की खुशबू को कई दिनों तक बनाए रखता है।
खैर, बल्डीनी आगे बताता है कि इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि अगर कोई 13वां नोट बना ले तो उसके मिश्रण से एक ऐसा परफ्यूम बनेगा जिसे सूंघते ही लोग मानो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। ये जो बातें हैं मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच में एक बार ऐसा परफ्यूम इजिप्ट में मिला था जिसे सूंघ कर लोग मदहोश हो गए थे। पर अफसोस, आज तक कोई भी उस 13वें नोट को नहीं बना पाया। ग्रेनुइल यहाँ मन में सोचता है कि वो इस 13वें नोट को बना सकता है। खैर, अब जब भी ग्रेनुइल रात को सोने जाता तो उसे उस लड़की के सपने आते थे। वो उसके शरीर की खुशबू को भूल ही नहीं पा रहा था। अब वो अगले दिन बल्डीनी से कहता है कि मास्टर, अब मुझे किसी भी हाल में ये सिखाओ कि किसी भी खुशबू को कैसे कैद किया जाता है। अगर आपने मुझे ये सिखा दिया तो मैं इसके बदले में आपको हजारों अलग अलग परफ्यूम बनाकर दूंगा। अब ग्रेनुइल के ज्यादा जिद करने पर अगले दिन ही बल्डीनी उसे गुलाब की खुशबू को कैद करना सिखाता है। वो ग्रेनुइल को पूरा प्रोसेस बताता है कि किस तरह गुलाबों को मशीन में डालकर उनके निचोड़ से लिक्विड बनता है। ग्रेनुइल ये सीख तो गया था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या ही चल रहा था। वो बाहर से कुछ लोहे, कॉपर और कांच की चीजें लाकर उन्हें उस मशीन में डालता है, लेकिन उसे उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो गुस्से में आकर सारी चीजों को तोड़ देता है। बल्डीनी जब उसके पास आता है तो वो बल्डीनी से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। वो उसे कुछ चीजों का लिक्विड चेक कराता है, लेकिन बल्डीनी को उसमें से किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ रही। बल्डीनी देखता है कि ग्रेनुइल लोहे, कांच, कॉपर और कुछ भी उल्टी सीधी चीजों की स्मेल कैद करना चाहता है। बल्डीनी ने देखा कि वो एक बिल्ली के साथ भी ऐसा ही कर रहा था। बल्डीनी गुस्से से कहता है कि क्या तुम एक बिल्ली से परफ्यूम बनाने वाले थे? तब ग्रेनुइल कहता है कि नहीं। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बल्डीनी को बताता है कि इसके साथ ये सब लंबे समय से टैनरी यानी चमड़ा फैक्ट्री में काम करने की वजह से हो रहा है। ये धीरे धीरे मर रहा है। अब जब ग्रेनुइल को होश आता है तो वो बल्डीनी से पूछता है, क्या इसे प्रिजर्व करने का कोई और तरीका नहीं है? तब बल्डीनी कहता है कि तरीका तो है, लेकिन मैं इस चीज को तुम्हें नहीं सिखा सकता। वो तुम्हें ग्रास नाम की जगह पर सीखने को मिलेगा। खैर, अब इसके बाद बल्डीनी ग्रेनुइल के लिए कुछ जरूरी कागजात बनवाता है ताकि उसे ग्रास में एंट्री मिल सके। इसके बदले में ग्रेनुइल बल्डीनी को परफ्यूम्स के बनाने के कई 100 नए फॉर्मूला बताता है। अब अगले दिन बल्डीनी राजी राजी ग्रेनुइल को अपने यहाँ से विदा कर देता है। बल्डीनी बहुत ही खुश था क्योंकि अब उसके पास उसके अगले कई सालों का प्लान था। लेकिन जिस रात ग्रेनुइल ने बल्डीनी को छोड़ा, उसी रात बल्डीनी की बिल्डिंग ढह जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक ग्रेनुइल ने जिस जिस को भी छोड़ा है उसकी उसी रात मौत हो गई है। शायद ये कर्ज भी हो सकता है। इधर दूसरी तरफ हम ग्रेनुइल को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो लगातार चलने के बाद रात गुजारने के लिए एक गुफा में रुकने का फैसला करता है। लेकिन जब वो उस गुफा के अंदर गया तो उसे वहां बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां उसे किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी, मानो जैसे सारी चीजें निर्जीव हों। ग्रेनुइल के दिमाग को रिलैक्स देने के लिए ये जगह उसे सबसे ज्यादा ठीक लगती है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उसका ध्यान भटका सके। यहाँ थी तो सिर्फ एक ही चीज जो थी, उसकी खुद की मौजूदगी। ग्रेनुइल इस जगह में ऐसे खो जाता है कि कब उसे हफ्ते बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। आज के दिन वो एक चीज नोटिस करता है कि सबकी अपनी अपनी खुशबू होती है, लेकिन उसकी खुद की बॉडी की कोई भी खुशबू नहीं है। वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इस चीज का जवाब उसे शायद ग्रास में ही मिल सकता था। इसलिए वो अगले दिन ही ग्रास की तरफ निकल जाता है। अब जब वो रास्ते में था तो उसे बगी में एक खूबसूरत अप्सरा दिखाई देती है। वो जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। ग्रेनुइल उस बगी का पीछा करते करते ग्रास में पहुंच जाता है, जहां बाहर कागजात चेक कराने के बाद उसे ग्रास में एंट्री भी मिल जाती है। ग्रेनुइल उस अप्सरा का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। वो बाहर से सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसने अपनी पूरी रात उसके घर के बाहर ही निकाली। इसी बीच ग्रेनुइल को पता चलता है कि उस अप्सरा का नाम लॉरा है। अब अगले कुछ दिनों में ग्रेनुइल को वहां फूलों से परफ्यूम बनाने वाली एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। यहाँ की मालकिन थी मैडम अमुल्फी, जिसे ग्रेनुइल का काम बहुत पसंद आता है। खैर, अब रात को हम एक लड़का और लड़की को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी प्यार करना शुरू किया है। लड़की सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जब लड़का उसके पीछे पीछे आता है तब लड़की मजाक में उसे उसी सीढ़ी से नीचे गिरा देती है। पर यह चीज उस लड़के को ठीक नहीं लगती और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब तभी थोड़ी देर बाद उस लड़की को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। लड़की समझती है कि ये वही लड़का है, लेकिन वो था ग्रेनुइल। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश उस टैंक में है
जिसमें फूलों को उबालकर उनसे उनकी खुशबू निकाली जाती थी। दरअसल ग्रेनुइल इसके जिस्म की खुशबू निकालना चाहता था और उसने ऐसा करने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया। ग्रेनुइल ये कर ही रहा था कि तभी उसे अचानक से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन ग्रेनुइल जल्दी से उस टैंक को एक बड़े कपड़े से ढक देता है। इसके बाद जब वो चेक करने जाता है तो वो थी एक काम करने वाली महिला जो कि यहाँ फूल देने आई थी। इसके बाद ग्रेनुइल उन फूलों को उतारने लगा। वो औरत अंदर जाते हुए ये देखने लगी कि आखिर इन फूलों से परफ्यूम बनाया कैसे जाता है। ग्रेनुइल उसे मना करता है कि किसी भी चीज को मत छूना। इसी बीच वो औरत टैंक का कपड़ा हटाकर देखने लगी कि आखिर इसमें क्या है, लेकिन ग्रेनुइल उसे रोकता है। अब तभी इतने में वहां मैडम अमुल्फी भी आ जाती है। वो भी ग्रेनुइल से पूछती है कि आखिर इसमें क्या है। तब ग्रेनुइल कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जब सफल हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तब मैडम अमुल्फी भी इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझकर वहां से चली जाती है। खैर, अगले दिन ग्रेनुइल एक वेश्या को पैसे देकर उसे एक जगह पर लेकर आता है। ग्रेनुइल उसके शरीर पर जानवरों की चर्बी लगाने लगता है जिसमें किसी भी खुशबू को प्रिजर्व किया जाता है। वो वेश्या पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तब ग्रेनुइल कहता है कि डरो मत, मैं एक परफ्यूम बना रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारे जिस्म की खुशबू चाहिए। ये सुन वो वेश्या भी मान गई। यहाँ ये सब उस वेश्या का डॉगी भी देख रहा था। अब जब ग्रेनुइल अपना कुछ और सामान निकाल रहा था तब उस वेश्या की नजर ग्रेनुइल के चाकू पर पड़ती है। ये देख वो डर कर वहां से जाने लगी, लेकिन ग्रेनुइल उस चाकू से उसे मौत की नींद सुला देता है। इसके बाद वो पहले तो उसके बालों को काटता है और फिर उसके शरीर पर उस चर्बी की एक मोटी लेयर लपेट देता है। अब कई घंटों का इंतजार करने के बाद उस वेश्या की खुशबू उस चर्बी में आ गई थी। ग्रेनुइल बड़ी ही संभाल कर अपने चाकू से उस चर्बी को उसके शरीर से उतारता है। इसके बाद वो अपने ठिकाने पर आकर सेटअप करता है और उस चर्बी को कुछ देर तक उबालता है जिससे उसकी खुशबू निकल आती है। खैर, अगले दिन जब उस वेश्या की लाश मिलती है तो सभी बहुत ही परेशान थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि ये ग्रेनुइल ने किया है। ग्रेनुइल यहाँ उस वेश्या के शरीर से परफ्यूम को अपने हाथ पर डालता है। तब उस वेश्या का डॉगी अपनी मालकिन की खुशबू सूंघकर ग्रेनुइल के पास आ जाता है। ये देख ग्रेनुइल समझ गया कि अब वो किसी की भी खुशबू को कैद कर सकता है। अब ग्रेनुइल ने फैसला कर लिया कि वो पूरे 13 नोट्स बनाएगा। उसने एक नोट तो बना लिया, लेकिन अब भी उसे अगले 12 नोट्स और बनाने हैं। खैर, अगली रात लॉरा का बर्थडे था। सभी लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। ग्रेनुइल यहाँ छुपकर ये सब देख रहा था। यहाँ सभी लड़कियां बर्थडे की खुशी में ये डिसाइड करती हैं कि ये सभी पास ही की भूल भुलैया में जाकर खेलेंगी। इसके बाद लॉरा के साथ साथ ये सभी लड़कियां उस भूल भुलैया में चली जाती हैं। ग्रेनुइल भी यहाँ इन्हें देख लेता है। अब उसके पास लॉरा को पकड़ने का सही मौका था, लेकिन इससे पहले कि वो लॉरा को पकड़ पाता, लॉरा वहां से चली जाती है। अब ग्रेनुइल लॉरा को छोड़कर दूसरी 2 लड़कियों को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती। सब पागलों की तरह उन लड़कियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो लड़कियां उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। इधर अब तक ग्रेनुइल उन लड़कियों के बाल काटकर उनके ऊपर चर्बी की परत चढ़ाकर उनके अंदर से उनकी खुशबू निकाल चुका था और इस तरह उसके 2 और नोट्स पूरे हुए। अगले दिन उन दोनों लड़कियों की लाश नदी में मिलती है। उनके बाल कटे हुए थे और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखकर पूरे शहर में खौफ फैल गया। अदालत में ये बात होने लगी कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देना चाहिए ताकि वो दरिंदा शहर से बचकर ना जा सके। लेकिन कुछ व्यापारी इस बात से राजी नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे शहर का व्यापार ठप पड़ जाएगा और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लॉरा के पापा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और इसका नतीजा ये निकलता है कि एक और लड़की गायब हो जाती है। अगले ही दिन एक बकरियां चराने वाली लड़की की लाश मैदान में मिलती है। उसके सिर पर ना तो बाल थे और ना ही कपड़े। अब तक सब बुरी तरह डर चुके थे और इस शहर में कर्फ्यू भी लागू कर दिया जाता है, लेकिन मौतें फिर भी नहीं रुकती। इधर ग्रेनुइल एक के बाद एक लड़कियों को मारकर अपने नोट्स बनाता जा रहा था। वो अब तक 7 लड़कियों को मार चुका था। इसके बाद 8वीं लड़की भी मारी जाती है। अब तक लॉरा के पापा समझ चुके थे कि ये हत्यारा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। वो सबको समझाते हैं कि ये जो भी है, ये सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है, यानी ये उनकी खूबसूरती का किसी चीज में इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो उनके बाल हों या उनकी स्किन। इतने में 9वीं और 10वीं लड़की भी मारी जाती है। लोग अब बुरी तरह डर चुके थे। जिस पर भी थोड़ा सा शक होता, लोग उसे मारने लगते। लोगों ने अपने घरों को लकड़ियों से बंद कर लिया था, लेकिन मौतें फिर भी नहीं रुकती। इसके बाद 11वीं लड़की भी मारी जाती है। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर किसी को गन दे दी गई और लोग किसी को भी मारने लगे।
इधर ग्रेनुइल अपने नोट्स बनाने के जुनून में पूरी तरह पागल हो चुका था। लोग बुरी तरह डरे हुए थे और अब उन्हें सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था। लेकिन तभी अगले ही दिन चर्च में एक नन की लाश मिलती है और इस तरह ग्रेनुइल ने अपने 12 नोट्स पूरे कर लिए। अब उसे जरूरत थी सिर्फ एक आखिरी नोट की और वो नोट था लॉरा के जिस्म से। इधर लॉरा के पापा बहुत परेशान थे। जब वो रात को सोने जाते हैं तो उन्हें एक बहुत बुरा सपना आता है। वो घबराकर तुरंत उठते हैं और दौड़कर लॉरा को देखने जाते हैं और जब वो उसे सही सलामत देखते हैं तो आखिरकार उन्हें राहत की सांस मिलती है। लेकिन वो जानते थे कि खतरा अब भी टला नहीं है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो लॉरा को लेकर इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात ग्रेनुइल को पता चलती है वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे निकल पड़ता है। वो लॉरा की खुशबू के सहारे उनका पीछा कर रहा था। इधर दूसरी तरफ उस वेश्या का कुत्ता ग्रेनुइल के ठिकाने पर जाकर मिट्टी खोदने लगता है और वहां से लड़कियों के कपड़े और बाल निकलते हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि ये सारी हत्याएं ग्रेनुइल ने ही की हैं। उधर ग्रेनुइल भी उस जगह पहुंच चुका था जहां लॉरा और उसके पापा रुके हुए थे। रात होती है और मौका देखकर ग्रेनुइल चुपके से लॉरा के कमरे में घुस जाता है। अगली सुबह जब लॉरा के पापा कमरे में जाते हैं तो वो वहीं देखते हैं जिसे वो कभी देखना नहीं चाहते थे। लॉरा अब जिंदा नहीं थी। इधर ग्रेनुइल लॉरा की खुशबू से अपना आखिरी नोट भी बना लेता है और जब वो अपने सारे नोट्स को मिलाता है तो आखिरकार उसे वही परफ्यूम मिल जाता है जिसे वो हमेशा से बनाना चाहता था। लेकिन तभी उसी वक्त वहां पुलिस आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब ग्रेनुइल पकड़ा जा चुका था। इसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है और लॉरा के डैड उससे पूछते हैं, तूने उन लड़कियों को क्यों मारा? लेकिन ग्रेनुइल के पास सिर्फ एक ही जवाब था, मुझे उनकी जरूरत थी। चाहे उसे कितना भी दर्द दिया गया, लेकिन उसका जवाब कभी नहीं बदला। अब कहानी उसी सीन पर पहुंचती है जो हमने शुरुआत में देखा था। आज ग्रेनुइल को फांसी दी जाने वाली थी। पूरा शहर अपना काम छोड़कर वहां इकट्ठा हुआ था। सब बस ये देखना चाहते थे कि ये दरिंदा किस तरह तड़पेगा। यहाँ कहानी पलटने वाली थी। जैसे ही जेलर उसे लेने आता है, ग्रेनुइल मौका देखकर अपनी परफ्यूम की बोतल खोल देता है और जैसे ही वो खुशबू हवा में फैलती है, सब कुछ बदल जाता है। लोग उस खुशबू को सूंघते ही स्तब्ध रह जाते हैं, मानो उनकी आत्मा तक हिल गई हो। जब ग्रेनुइल को सजा देने के लिए मंच पर लाया जाता है तो जल्लाद भी उसके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन असली चौंकाने वाला पल अभी बाकी था। जैसे ही ग्रेनुइल उस परफ्यूम की कुछ बूंदें हवा में लहराता है, पूरी भीड़ पागल हो जाती है। किसी ने भी जिंदगी में ऐसी खुशबू कभी महसूस नहीं की थी। लोगों का अपने शरीर पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में पहुंच गए हों। कोई उसे फरिश्ता कह रहा था तो कोई उसे एंजल, और धीरे धीरे पूरी भीड़ एक अजीब दीवानगी में बदल जाती है। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे अब वही एक दूसरे से प्यार जताने लगते हैं। किसी को कोई शर्म नहीं रह जाती, यहाँ तक कि चर्च का पादरी भी खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन इस सब के बीच ग्रेनुइल के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि गहरी उदासी थी, क्योंकि वो समझ चुका था ये सब झूठा प्यार है। उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर परफ्यूम था, लेकिन फिर भी कोई उसे सच में प्यार नहीं करता था। तभी उसे वो पहली लड़की याद आती है जिससे वो सच में प्यार करने लगा था और जिसे उसने खुद अपने हाथों से खो दिया। वो टूट कर रोने लगता है और सोचता है, अगर उस दिन वो जिंदा होती तो शायद आज मैं अकेला नहीं होता। तभी लॉरा के पिता तलवार लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तू सबको धोखा दे सकता है लेकिन मुझे नहीं। ग्रेनुइल उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे मार दो, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो खुशबू उनके पास पहुंचती है वो भी टूट जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, तू मेरा बेटा है। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही परफ्यूम का असर खत्म होता है, सब लोग होश में आते हैं और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब भी यहाँ क्या हुआ था। अब शहर वाले फिर से इस केस की जांच करते हैं और इस बार शक जाता है ग्रेनुइल के साथ काम करने वाले एक आदमी पर। उसे पकड़ लिया जाता है और कुछ ही घंटों में उसे फांसी दे दी जाती है और यहीं पर यह मामला बंद कर दिया जाता है। ग्रेनुइल की सजा किसी और को मिल जाती है। इधर दूसरी तरफ ग्रेनुइल शहर छोड़कर पेरिस की तरफ निकल चुका था। उसके पास अब भी इतना परफ्यूम था कि वो चाहे तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता था। वो चाहे तो दौलत, ताकत, सब कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा खालीपन था। उसे वो सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। वो जीत कर भी हार चुका था, इसीलिए वो वापस उसी जगह जाता है जहां उसका जन्म हुआ था, वही गंदा सा फिश मार्केट। वो अपनी परफ्यूम की बोतल खोलता है और पूरी की पूरी बोतल अपने ऊपर गिरा लेता है। अब जरा सोचो, जब एक बूंद से ही लोग पागल हो गए थे तो पूरी बोतल का क्या असर होगा। वहां मौजूद जितने भी लोग थे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
वो सब ग्रेनुइल की तरफ बढ़ने लगे और फिर अचानक सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं जहां जहां परफ्यूम गिरा था। लोग उसके उन बॉडी पार्ट्स को पागलों की तरह नोच नोच कर खाने लगे, मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता हो जिसे पाकर वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। और बस कुछ ही पलों में उन्होंने पूरे ग्रेनुइल को खत्म कर दिया। पीछे बचा तो सिर्फ उसके कपड़ों का एक टुकड़ा। और इस तरह हुआ ग्रेनुइल का अंत, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर खुशबू थी, लेकिन फिर भी वो कभी सच्चा प्यार हासिल नहीं कर पाया। और बस दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।